कल कहाँ तो हो गया था? टॉपिक टॉपिक चल रहा था शायद 3। टॉपिक 3। लास्ट क्वेश्चन क्या बात है? नहीं, 12 हुआ था। कहाँ देखते हो? चल 13 कैसे करेंगे बताना। 13 13 13 कैसे करेंगे? अभी देख लेते हैं। इसको करना 13। यहाँ पर n1 is less than, n2 is less than, n3 is less than, n4, n5। ठीक। और n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 इज इक्वल टू 20 है। ये नंबर्स पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव है सर। तो नंबर ऑफ सच डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट। जो पहली बात यहाँ लिखा है कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे, तो इस क्वेश्चन में मेन बात यहाँ पर है कि इसमें अरेंजमेंट होगा ही नहीं। होगा? सिंपली बात है, यहाँ तो पहले से अरेंज कर दिया गया है कि हमें इसी ऑर्डर में रखना है, तो इसमें अरेंजमेंट नहीं होगा। पहली बात तो ये है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ सच पॉसिबल केसेस निकालने हैं, इनका सम 20 कितनी बार आएगा। ठीक है? क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? n माइनस सी आर माइनस वन नहीं करेगा। ठीक है? n माइनस सी आर माइनस वन में सारे केस आते हैं, वो वाले केस भी आ जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, और ये 16 हो गया, तो ये केस आएगा। ये केस इसमें आएगा, बट ये इसमें नहीं आएगा। मतलब फॉर्मूले के बहुत सारे केस ऐसे होंगे जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये ध्यान रखना, n माइनस वन सी आर माइनस वन को नहीं लगाना है। फिर एक ही रास्ता है, क्या? केसेस बना लो बस। नहीं, बहुत सारे नहीं बनेंगे, तो जब कोई रास्ता नहीं है, केस बनाना है, इसका मतलब क्या है? जो केस बनाने का बनाएंगे। अब बहुत सारे बना चाहिए, कम बने, बनाने पड़ेंगे। हाँ, इसमें केसेस को अगर ऑर्डर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ऑर्डर मतलब यहाँ पर ये है कि पहले इसको 1 रखो, ये हमने 2 रखा क्योंकि बढ़ाना पड़ेगा, इसको हमने 3 रखा, इसको हमने 4 रखा, और जो बचा हुआ है, कितना बचा? कितना बचा? 10। 10। ये हो गया 10। अब बताओ अगला केस क्या होगा? धीरे धीरे केस कम करेंगे तो कोई केस मिस नहीं होगा। अगला केस क्या लेंगे? 1 3 4 5। तो अब ये जो तरीका रैंडम तरीका है, ये सही नहीं है। सही है कि हमने 1 2 3 4 4 10 लिया है, अगला 1 2 3, इसको 5 कर दो और इसको 9 कर दो। एक यहाँ बढ़ा दिया और एक यहाँ कम कर दिया, तो इससे पहले इधर वाले केस सारे हो जाएंगे, ये सारे केस कंप्लीट हो जाएंगे। फिर ऐसे 1 2 3, ये 6 कर लेते हैं और ये कर लेते हैं 8। 8। ठीक है? अगली बार इसको हमने कर लिया 1 2 3 7, लेकिन अब तो यहाँ पे क्या होगा? अब ये नहीं, 7 हो तो जाएगा लेकिन बराबर हो जाएगा ना, मतलब ये केस नहीं माना जाएगा। अब चेंज कहाँ होगा? तो 3 में बढ़ाएंगे। अब 3 बढ़ेगा बस। अब बिल्कुल सही, चलो आंसर निकालना। 3 को बढ़ाएंगे, ये 4 करेंगे, बताना कितना आंसर आ रहा है। बनाए देखो, 1 2 4,
अगले नंबर 4 से बड़े होंगे। 1 2 4 5 8 बिल्कुल सही है। 1 2 4 5 नहीं, 1 2 4 6 7। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ऐसा नहीं कि बहुत ढेर सारे केस बन रहे हैं। 1 2 4 तो हो गया, क्या 1 2 5 आ सकता है? ट्राई करते हैं। 1 2 5 6 7 नहीं हो सकता। अब बारी है कि 1 के साथ में 3 बुलाने की, तो 1 के साथ 3 अगर आता है 1 3 4 5 कितना आ गया? ये भी एक ही बन गया। अगला आ सकता है, देख लो क्या पता बन जाए। नहीं आएगा ना, क्योंकि इसको हम 6 करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस हो गया, सोच लो क्योंकि सर हो सकता है सर, 1 में एक ऐड करेंगे और 7 में से एक माइनस करेंगे। यहाँ पर ये 2 कर लो, ये 2 कर लो, ठीक है, ये 3 कर लो। 2 3 4 अभी 1 से स्टार्ट हुआ था, अब 2 से कर लेते हैं। 2 3 4 5 और ये कर लें 6। ये बिल्कुल अल्टीमेट और लास्ट वाला केस है। इससे आगे होगा नहीं, क्योंकि इधर 2 3 4 5 6 है। अगला केस क्या होगा? अगर इसको हम 3 कर देंगे तो फिर ये सम करने पर 20 से बढ़ा जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 7। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे? चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना, कैसे होगा? सर हो गया। हो गया, चलो ठीक है, आसान सा वैसे, बाकी लोग ट्राई करो। 8 कैसे करेंगे? चार दिन उसको फैक्ट्री जाना है, 15 दिन में। ये तो गैप में था, इसमें क्यों नहीं पाया? ध्यान से पढ़ना। नो टू विजिट्स टेक प्लेस, तो फिर दिखा दो क्लास पर, ठीक है, देख लेंगे। क्योंकि जल्दी से खत्म करना है, जितना जल्दी खत्म हो जाए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। चलो ये हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है। टॉपिक 4 पे आ जाओ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये तो मैंने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जहां पर दिक्कत हो, तो भी देख लेते हैं एक बार। सर 8 वाला। तुम लोग को हेडिंग कुछ और होती है, क्वेश्चन कुछ और दिया होता है। टॉपिक 4 में 8 8, ठीक है। चलो 8 कैसे करेंगे, बताना 8 कैसे करेंगे? 2020 में आया था। 4 रूम्स यहाँ पर है, 6 पर्सन को रुकना है।
क्वेश्चन पढ़ लो। टॉपिक 4 क्वेश्चन नंबर 8। क्या ये कर ले पहले। देखते हैं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। बता रहे हैं टोटल क्वेश्चन कैसे करेंगे। ईच रूम contains at least one person and at most two persons। कितने बेस से? हाँ तो ये तो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन का ही है। 4 रूम है, R1 R2 R3 और R4। 6 पर्सन को रखना है, ठीक है। और लिखा है ईच रूम एटलीस्ट कितने वन है ना, एटलीस्ट 1 एंड एटमोस्ट कितने? 3 2 है, एटमोस्ट 2 पर्सन। तो जिसका आंसर नहीं आया है कल तो वो ट्राई करो एक बार। टाइम 2 मिनट ले लो, वेट कर रहे हैं। 2 मिनट टाइम ले लो, जिसका भी आंसर बता देना। नहीं सर, वो हो गया। अब हो गया। जो पहली बात यहाँ पे क्या इसको इक्वेशन मेथड से करेंगे? नहीं करेंगे। ध्यान से मैंने साफ साफ लिखवाया था, मैंने क्लियरली लिखवाया था इक्वेशन मेथड कहाँ यूज करना होगा। व्हेन थिंग्स आर आइडेंटिकल, वो केस में मत भूलना। यहाँ पर जो लिखा है थिंग्स आर आइडेंटिकल नहीं है, पर्सन है ना, पर्सन डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट इसलिए इससे आंसर नहीं आएगा। केस बना लो, कितने केस बनेंगे? एक में 1 रख दिया, 1 1 1 और कितने होंगे इसमें? ज्यादा हो जाएंगे फिर तो। सर वो फॉर्मूला आप वाला यूज करेंगे सर, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n 1 1 1 2 2, बस सिर्फ ये एक केस बन रहा है और कोई केस सही नहीं। अब जो मेरा फॉर्मूला तो उसे लगा दो कि हमारे पास 4 पर्सन्स हैं या 4 रूम्स हैं, उनमें इन थिंग्स को रखना है, पर्सन्स को रखना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो फॉर्मूला क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ एज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इनको क्या होता है फैक्टोरियल 4। याद आ गया? मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, क्योंकि यहाँ पर दो दो भाव 1 1 आ रहा है। अब देख लो इसका आंसर क्या आ रहा है, चेक करो इसका आंसर क्या आ रहा है। सर एक और बार फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अरे हाँ हाँ, एक चीज और मिस होगी ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन के पहले जो ग्रुप थे वो डिफरेंट थे या नहीं थे? डिफरेंट थे, रूम डिफरेंट थे, तो एक बार और फैक्टोरियल 4 करेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला फेल नहीं होता, दो आंसर आ रहा है। सर तो ये फैक्टोरियल 6 होगा पहले वाले, या यहाँ पहले फैक्टोरियल न्यूमरेटर। पहले वाले में नंबर ऑफ रूम्स नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 6 थिंग्स, फैक्टोरियल 6 होगा। अब बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 4 से एक तो इसको काट दो, ये काट देते हैं, और फैक्टोरियल 6 इंटू 24 इंटू, ये आ रहा है 4 10। 2 है, एक 2 और है यहाँ पे ना, तो क्या आंसर आएगा 3 इंटू फैक्टोरियल 6 720 डिवाइडेड बाई 2। देख लो आंसर मैच कर रहा है, ठीक, जो भी आंसर है देखना। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद टाइप टॉपिक 5 रीअरेंजमेंट इजी है। तो यहाँ तो रीअरेंजमेंट लिखा है बट नंबर ऑफ डिविजन पूछा गया है। अच्छा वो भी दे रखा है, दोनों एक साथ दे रखा है। चलो ये सिंपल है। अरे खत्म हो गया, फिर तो नेक्स्ट आज ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और तो नहीं है, आप कोऑर्डिनेट स्टार्ट करना कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत है? बता रहे हैं, और तो नहीं है, बता दो, क्वेश्चन और तो नहीं है? ठीक है, अरे क्लास का पूछ लो, अब स्टार्ट अगर नहीं करेंगे फिर टाइम वेस्ट होगा। तो कोऑर्डिनेट के लिए बुक लेनी है, जो इसकी बेस्ट बुक है। नंबर 1 पे देखो अरिहंत की है, इसको गोयल टॉपिक वाइज लेनी है, कोऑर्डिनेट बाय इसको गोयल, एक तो ये होती है, और सिंगेज की भी आती है। सिंगेज भी अच्छी है बट इनमें डिफरेंस जो क्या है, दोनों डिफरेंस बस एक ही है कि अरिहंत में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इस तरह मिलेंगे। मान लो एक फॉर्मूला दिया, एक फॉर्मूला ने बताया, उस फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन देंगे तो पहला क्वेश्चन हम थोड़ा आसान रहेगा, फिर डिफिकल्ट रहेगा, ऐसे दिया गया है। इसमें क्या है, उस पर क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला मिलेगा, पहला क्वेश्चन करेंगे, हिम्मत हार जाओगे, पहला क्वेश्चन फंस जाएगा। तो ये ठीक, ये बात गलत है ना, मतलब टफ तो इसमें भी है, टफ इसमें भी है, बट स्टेप बाय स्टेप है, इसमें एकदम स्टेप दे दिया गया है, इसलिए इसको अच्छा नहीं मानेंगे। और इसके बाद एसोलोनी, ये जो पुराने लोग हुआ करते थे वो इसकी बहुत तारीफ करते हैं, बहुत अच्छी किताब है, अच्छी बुक है, बट इसमें जो खामी क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि इसमें कम से कम 50-100 लगाएंगे, इतने लगाओगे तो जाके अच्छे क्वेश्चन तक पहुंच पाओगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा, हजारों क्वेश्चन है, क्या फायदा? इसके सारे जो अच्छे क्वेश्चन सब इसमें मिल जाएंगे, और सब इसमें मिल जाएंगे, तो इसलिए इसको लेने को जरूरत नहीं, ये काम का नहीं है, ऐसा लेने की लेने कोई जरूरत नहीं है। एल्जेब्रा बुक अभी मत लो, 12th में लेना। सिंगेज तो अच्छी बुक नहीं कहेंगे, सिंगेज पढ़ने से क्या होता है, सिंगेज पढ़ने से मैथ से भरोसा उठ जाता है, क्योंकि पहले क्वेश्चन फंस जाता है, इसलिए अच्छा है कि अरिहंत लगाओ।
चलो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चैप्टर 1 पता है क्या होगा? फर्स्ट चैप्टर इसमें होगा पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। स्टार्टिंग स्लोप से कर रहे हैं। ये बता रहे हैं। सिंबल क्या होता है? सिंबल क्या यूज करते हैं? आइडिया है सिंबल का? एम। एम। सिंबल इसके लिए यूज करते हैं एम। ये के साथ दूसरा नाम भी होता है, कुछ पढ़ा है या कुछ आइडिया? दूसरा एक नाम भी होता है जो कभी कभी क्वेश्चन दे दिया होता है, पता होना चाहिए। नहीं, ग्रेडियंट। ये नाम कम जगह में मिलता है लेकिन ये भी नाम होता है ग्रेडियंट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एम इज इक्वल टेन थीटा। थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन मेड विथ, बताना किससे? क्योंकि इसमें सबने पढ़ा तो है बट थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। मेड विथ क्या करेंगे? मेड विथ एक्स एक्सिस। ये सही है? नहीं पॉजिटिव सर, एक्स एक्सिस। मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और क्लियर करेंगे कि ये सही तरीका इसका ये होगा, मेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करना ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसमें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिसमें मान लो एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसका हमें स्लोप देखना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसके लिए इसको आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं इसको आगे बढ़ाओ, हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। कहीं भी लाइन सोच सकते हैं ये लाइन है, ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो एंगल कौन सा देखेंगे? ये वाला। ये एंगल एक्यूट है, 90 से छोटा है, तो टेन क्या होगा? टेन पॉजिटिव होगा, टेन पॉजिटिव होगा, ठीक है। लाइन अगर ऐसे होगी टेन क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि ये एंगल 90 से बड़ा आ गया। एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, इसका मतलब टेन नेगेटिव होगा। तो अगर लाइन ऐसे है तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, अगर ऐसे है स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल देख लो। लाइन अगर इस तरीके से है
तो m की वैल्यू पॉजिटिव है। दूसरा एग्जांपल, लाइन अगर ऐसे है तो m की वैल्यू नेगेटिव है। तीसरा एग्जांपल, लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है। अब बताना, करना वही था कि यहाँ पर हम एंगल जो निकालना है वो एंगल हम इससे निकालना है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल इससे निकालना है, तो ये एंगल थीटा है। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल ऑपोजिट आ रहा है, ये एंगल ऑपोजिट आ रहा है। चलो यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, जीरो, tan जीरो इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इस केस में m इक्वल टू जीरो आएगा। ये लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो m क्या होगा, वैसे तो नॉट डिफाइंड होगा ना, tan 90, tan 90 इक्वल टू sin 90 अपॉन cos 90। बट हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि नॉट डिफाइंड लेंगे तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, हल्का सा लाइन को हम तिरछा मान लेते हैं थोड़ा सा। ये कॉन्सेप्ट लिमिट का है कि अगर इसके लिए नहीं कर सकते तो थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे हल्का सा। वैसे तो m इज नॉट डिफाइंड। मतलब ये बात ध्यान रखिए कि m टेंड्स टू इनफाइनाइट तो हम लेते हैं, बट वो होता नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड है, इनफाइनाइट डिफाइंड है। अच्छा, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं कराया, कराएं क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखवाना होगा, और सेक्शन फॉर्मूला कर लो फिर। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर एक पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, तो डिस्टेंस ए बी क्या होगी, क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट, फिर आएगा सेक्शन फॉर्मूला। एप्लीकेशन उनकी कभी करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। नंबर वन, इंटरनल डिवीजन। ये क्या होता है, अगर कोई भी पॉइंट, दो पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 को m1 और m2 के रेशियो में कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट P है। इसका रेशियो हम क्या ले सकते हैं, m1 m2, या mn भी ले सकते हैं, m1 m2 भी ले सकते हैं, या हम k:1 भी ले सकते हैं। ठीक है, k:1 का फायदा ये कॉमन एक ही रहता है, इसको k मान लिया, इसको 1 मान लिया। ठीक है, ये m1 m2 भी ले सकते हैं, एक ही बात है। तो दूसरा फिगर ड्रॉ करना चाहो तो, अगर फिगर ये है पॉइंट P x, y, ये हो जाएगा kx1 kx2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई
k+1, ये तो हो गया इसका एस कोऑर्डिनेट, और इसका y क्या होगा, k इंटू वाई टू प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई k+1 kx2। ये हाँ प्रिंटेड मिस्टेक है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला सेम है, जो कंफर्टेबल लगे उसको लगा लेना। पॉपुलर तो खैर यही वाला है, दूसरा वाला। इसमें हो जाएगा पॉइंट पी इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y। सारी कैमरे में ना पाए, देख लें, एडजस्ट करना। m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। एक फॉर्मूला यहाँ पर और होता है, पढ़ा होगा। नहीं नहीं, इसी में एक केस और होता है, एक्सटर्नल डिवीजन। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला, ये जो फिगर था, इस फिगर में क्या पी ए बाई पी बी इक्वल टू k/1 है। इस फिगर में पी ए बाई पी बी, पी ए बाई पी बी इक्वल टू k/1 है। अगर पॉइंट भी बाहर निकल जाए और ये फिगर ऐसे बन जाए, सब कुछ सेम है, ए पॉइंट x1 y1, बी पॉइंट इज x2 y2, पॉइंट पी आगे निकल जाता है xy, बट इस बार भी सेम लिखा है AP बाई, नहीं AP नहीं, PA बाई PB इक्वल टू k/1। मतलब अगर ये k है तो ये 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, अब तो वैसे यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है यहाँ बस माइनस साइन आता है, बट मेरे को फॉर्मूला पसंद नहीं है, अजीब सा लगता है, इसका एप्लीकेशन करने में मिस्टेक भी होती है। इसलिए अच्छा यहाँ पर ये कि अगर पी ए बाई पी बी इक्वल टू k/1 है तो ये डिस्टेंस है, रेशियो है, k और 1 जो है ये डिस्टेंस है, रेशियो है, रेशियो है ना। तो रेशियो अगर है तो उसको कुछ देख लो, मान लो डिस्टेंस है, जैसे मान लो अगर ये 3/1 है तो ये 6/, वो भी हो सकता है, ये 9/3 भी हो सकता है, ठीक है। हमने सिंपल एक को 3 मान लिया और एक को 1 मान लिया। तो अगर अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये k होगा, ध्यान से देखना, अगर एक k होगा तो ये 1 होगा, अगर ये k होगा, नहीं, अगर इतना k होगा तो ये 1 होगा, तो ये कितना होगा, ये -1। बताना सही है।
तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट बी ए और पी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, और उसके रेशियो क्या होगा, k-1:1। तो पिछले जो फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया था इससे काम चल जाएगा। और कैसे लगाएंगे, ये अप्लाई करना। x2 इज इक्वल टू क्या होगा बताना, x2 इज इक्वल टू क्या होगा। एक्चुअली इससे मिस्टेक नहीं होती है, इसलिए हमेशा इसको अप्लाई करते हैं। k-1 इंटू एक्स प्लस k-1 इंटू सामने x है प्लस 1 इंटू x1 अपॉन k-1, वो अलग बात है, कट जाएगा +1। ठीक है, यहाँ से x को सॉल्व करेंगे फॉर्मूला आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये करने से मिस्टेक नहीं होगी। सेम ऐसे ही y2 निकालना है। नेक्स्ट पॉइंट, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। इसको निकालने के लिए दोनों का स्लोप चाहिए। तो मान लो अब पहले वाले का स्लोप है ये, अगर m1 है और ये अगर m2 है, और हमें ये एक्यूट एंगल निकालना है, थीटा निकालना है। ठीक है, थीटा निकालना है, तो इसका आंसर आएगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बताना इस फॉर्मूले की कमी क्या है। इस फॉर्मूले में मिस्टेक क्या है, हमें एक्यूट एंगल चाहिए। सिंपली बात है, अगर एंगल एक्यूट होगा तो tan पॉजिटिव होगा, बट जो हमने अभी आंसर निकाला है इसमें मे भी ये नेगेटिव हो सकता है ना, बल्कि इस केस में होगा ये यहाँ पे, क्योंकि m1 m2 से छोटा है। बात बताएंगे इसे, फिलहाल यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पर आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो आंसर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो मॉड लगा ले यहाँ पे, अब नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये थीटा इज इक्वल टू एक्यूट एंगल। लेकिन मान लो क्वेश्चन में अगर ऑप्टिकल पूछा है फिर हम क्या करेंगे, अगर ऑप्टिकल पूछा रहेगा फिर हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसको पाई में से माइनस कर देंगे, जो इसका आंसर आएगा उसे पाई में से माइनस कर देंगे। सही है, दिस इंप्लाइज दैट ऑब्टयूज एंगल इक्वल टू पाई माइनस थीटा। तो एक छोटा सा
क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताना इसमें कैसे करेंगे, सॉल्व नहीं करना, बस बताना कैसे करेंगे। एक मिनट, हाँ इसका प्रूफ समझ में आ रहा है, कहाँ से आया होगा ये इसका प्रूफ? बड़ा आसान सा प्रूफ है। ये दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, कौन बताएगा क्या प्रूफ है इसका? ये एंगल थीटा है, ये m2 है, और ये है m1। चलो कौन बताएगा? हिंट दे रहे हैं, अब बताओ। और एक हिंट दे रहे हैं, अब बताना। ये अगर a मान लें, ठीक है, और ये वाला एंगल अगर b मान लें, तो थीटा क्या होगा? सर हो गया सर। थीटा इज इक्वल टू b माइनस ए। थीटा इक्वल टू b माइनस ए। tan a क्या होगा? tan a होगा m1 और tan b होगा m2। ठीक है, तो इसमें अगर tan ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ b माइनस ए। tan b माइनस ए क्या होगा? tan b माइनस tan a। tan b माइनस tan a मतलब एक्चुअल में इसका जो आंसर आएगा विदाउट मॉड अगर देखेंगे तो आंसर आएगा tan b मतलब माइनस tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan b इंटू tan a। तो मैंने मॉड सेफ्टी के लगाया है कि हमें कुछ पता ना हो तो आंसर नेगेटिव ना आ जाए, उसे पॉजिटिव करने के लिए मॉड लगा दिया है। ठीक है, बट ये सेफ्टी कभी कभी घातक सिद्ध होती है, बताने का वैसा होता है। फिलहाल इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है m2 माइनस m1 विदाउट मॉड अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। नोट करना। वो जाए बता देना। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इससे समझ में आ जाएगा इस फॉर्मूले में जो कमी थी उसके लिए हमने मॉड लगाया। अब मॉड लगा के हम क्या मिस्टेक करेंगे वो देखते हैं। मान लो क्वेश्चन दिया गया है, एक लाइन है, इसका स्लोप अगर m1 इक्वल टू 3 है, फॉर एग्जांपल इसका स्लोप m1 इक्वल टू 3 है। चलिए इस लाइन से 30 डिग्री एंगल पर जो लाइन होगी, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, इस लाइन से 30 डिग्री एंगल पर जो लाइन होगी उसका स्लोप निकालना है। क्या करना होगा? पहले तो कितने आंसर आएंगे? कितने आंसर आएंगे? दो पक्का? तीन? ये चार? इस लाइन से 30 डिग्री एंगल पर कितने लाइंस आएंगे? दो आएंगे। एक इधर आएगी और एक ऐसे आएगी, होगा ना? ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। ठीक है, अब इनका स्लोप निकालना है मान लो, तो दो मॉड यहाँ हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? m हमने स्लोप मान लिया और फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? tan30 इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m माइनस m1 मतलब m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1 मतलब 3 इंटू m। अब जब मॉड को ओपन करेंगे तो दो के साथ ना बन जाएंगे m माइनस 3। ये तो मॉड का फायदा है, 1 प्लस 3m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3।
इसका मतलब मॉड के दो फायदे हुए ना। पहला फायदा क्या हुआ, पहला फायदा इसका ये हुआ कि एंगल को एक्यूट कर देता है। दूसरा फायदा क्या हुआ कि इसमें जो दोनों आंसर आने होते हैं वो दोनों दोनों आंसर आते हैं। और इसका तीसरा जो नुकसान होता है, नुकसान इसका ये होता है इसके दोनों आंसर आते हैं। अब कंफ्यूज हो गए, फिर से बोलते हैं। मैंने बोला इसका फायदा क्या है कि दोनों आंसर आते हैं। इसका नुकसान क्या है कि दोनों आंसर आते हैं। बताइए। मैंने क्या बोला, इस बात का मतलब क्या है, अभी समझ में आएगा। ये मिटा रहे हैं। सोचो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। इसका स्लोप मान लिया m1 है। ठीक है, बाकी स्लोप नहीं पता है। इसका स्लोप m1 है। ये एंगल मान लो दिया गया है, कुछ भी दे रखा है, 30 डिग्री 60 कुछ भी दिया हुआ है। चलिए मान लो 60 है, ये मान लिया 45 है, तो ये तो निकल ही जाएगा कितना है, जो भी आएगा। ठीक है, तो हम ये एंगल पता है, ये पता है, ये हम निकाल सकते हैं जो भी आएगा। तो अगर ये m1 है, बाकी दोनों दोनों के स्लोप निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, अब जो क्या दिक्कत आएगी, जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा सोचो। इसका स्लोप मान लिया मैंने m, जब इसको लगाया हमने तो क्या क्या दिक्कत आएगी, कि दो आंसर आएंगे ना, दो आंसर आएंगे। सिंपली बात है, 60 डिग्री पर एक आंसर तो ये आ जाएगा और एक आंसर ये फ्री में आ जाएगा फालतू में। दो आंसर में से एक आंसर गलत होगा। सही है, अब क्या होगा, हमें नहीं पता कि कौन सा सही कौन सा गलत है। तो मान लो एक आंसर आ गया m1 और एक आंसर आ गया m2। अब क्या करेंगे, हम m1 को लेंगे और ये मान लो हमने ले लिया m, अब की बात। ठीक है, अब इस वाले स्लोप को लेंगे और 45 डिग्री पर हम फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, तो फिर दो आंसर आ जाएंगे। एक आंसर तो m का आएगा और एक आंसर फ्री में इधर आ जाएगा। ठीक है, सेम एंगल पर, इतने एंगल पर एक आंसर यहाँ पे आ जाएगा जो कि गलत है। ठीक है, लेकिन जो हमने आंसर अभी निकाला था, ध्यान से सुनना, जो हमने आंसर दो आंसर निकाले थे, एक ये निकाला था एक ये निकाला था, इसमें एक सही था, सही वाले से आंसर निकाला तो दो आंसर आ गए, उन दो में से एक गलत है। लेकिन जो गलत वाला है उससे तो आंसर निकालेंगे, उससे दो आंसर निकालेंगे और दोनों गलत होंगे। ऐसा समझ में, हमने m1 का यूज किया। ठीक है, इससे दो आंसर आए, एक सही आया एक गलत आया। ठीक है, जब सही वाले का यूज किया फिर दो आंसर आए, उनमें से एक सही होगा और एक गलत होगा। तो ऑब्वियसली बात है, जो गलत वाला आंसर है इसका हम यूज करेंगे तो इससे दो आंसर इसके भी आएंगे, जो कि दोनों ही गलत होंगे, क्योंकि जब स्टार्टिंग गलत से हो रही है तो एंड भी गलत भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिक्कतें आती है कि एक के साथ एक फ्री मिलता है तो नुकसान भी होता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक रूल होता है, होता नहीं है मतलब बनाया गया है। तो इससे फायदा क्या है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला बिना मॉड के अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हम मान लो इसको हम बिना मॉड के लगाएंगे, मान लो बिना मॉड के लगा रहे हैं, तो इसमें नुकसान क्या हो सकता है, नुकसान ये हो सकता है कि जो आंसर हमें चाहिए वो ना निकाल के हम दूसरा वाला आंसर निकाल लें जो गलत है। दो आंसर आते हैं ना, तो दो आंसर में से मान लो इसका स्लोप m दे रखा है, इसको निकालना है और हमने गलती से इसको निकाल दिया, तो ये तो नुकसान और हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए tan थीटा यूज वो फॉर्मूला विदाउट मॉड। इससे एक बार में एक ही आंसर आएगा जो चाहिए हमें, वही आंसर आएगा।
ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रूल क्या होता है, ये रूल और भी कई जगह आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में काम आता है। मान लो एक ट्रायंगल है, इसका स्लोप m1 है, इसका m2 है, और इसका m3 है। ये एंगल मान लिया थीटा है, ये एंगल मान लो फाई है, और ये वाला एंगल मान लो साई है। सही है। ये सिंबल ये दिखाता है कि पहले हम एंगल बना लेंगे, पहले एंगल बना लेंगे, एंगल बनाने के बाद हम सोचते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फील करना, कि अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करते हैं तो ये खत्म कहाँ पे होता है, पता ना कहाँ खत्म होता है ये इसके वर्टिसेस है ए बी सी, किस साइड पर खत्म होता है ये वाला, ए सी पर। सोचो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे तो कहाँ खत्म होगा ये, इधर होगा ना, जहां पे खत्म होगा वहां पे एरो लगा देना। या इसमें एरो कहाँ पे आएगा, ऊपर है नीचे, ऊपर, इसमें एरो ऊपर आएगा, इस वाले में। ये बहुत एक क्लास का रूल है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, कहीं नहीं मिलेगा, ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बता देखना नीचे, ठीक है, तो इसमें एरो नीचे आएगा। सही है। अब फिर से देख लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सोचना है कि ये एरो कहाँ खत्म हो रहा है, एंगल कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसमें एंगल खत्म कहाँ पे हो रहा है, ये खत्म हो रहा है यहाँ पर, यहाँ देखना, यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ चेक करना, यहाँ खत्म हो रहा है, वो हमने एरो बना दिया। ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, मान लो मेरे पास कोई गेम चल रहा है, ठीक है, दो टॉफीज आई, गेम में दो टॉफीज आई, बताओ किसको उठाओगे, नहीं लॉजिकली बताना किसको उठाओगे। दो टॉफी हमारे सामने आई, कौन सी ज्यादा अच्छी होगी, सिंपल सी बात है, जिस पे एरो लगा होता है, जिस पे एरो लगा होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज होती है ना, जिस चीज पे एरो लगा होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ का इसका लॉजिक यहाँ पे ये था कि जिस पे एरो लगा है वो हमारे लिए पहले आएगा। मान लो हम कहते हैं कि दोनों उठाएंगे, तो पहले कौन सा उठाएंगे, पहले इसको उठाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका काम करता है, ध्यान देना, ऐसे काम करेगा। पहला फॉर्मूला tan थीटा, बताओ क्या होगा, m3 पहले आएगा, ये पहले आएगा, इससे अपने आप से आंसर वही आएगा जो हमें चाहिए। अगर हमें एक्यूट चाहिए तो एक्यूट आएगा, अगर ऑब्टूज चाहिए तो ऑब्टूज आएगा। मतलब मान लो बाई चांस अगर ये एंगल ऑब्टूज है तो आंसर खुद से नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये एंगल एक्यूट है तो आंसर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m3 इंटू m1। चलो tan फाइव बताना, tan फाइव m1 माइनस m2, बहुत ही क्लासिकल रूल है, बहुत काम आता है, कोई जानता नहीं है, अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan साई m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m3। नोट करना।
क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं, पहले एक बार कुछ फॉर्मूले करा दें फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या? नहीं इसमें नहीं, ये थ्योरी के फॉर्म में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर टाइप्स नहीं कराएंगे, कुछ तरह से नहीं कराएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिफ्लेक्शन। केस फर्स्ट, with respect to any line parallel to x-axis ये हो या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस। मैंने अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, ये कुछ तो इंपॉर्टेंट चीजें जो उसके पहले आनी चाहिए। अब जैसे मान लो यहाँ पर है कोई भी लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये कोई भी लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है। बताना इसका स्लोप अगर m होगा तो उसका क्या होगा, सोच के बताना। इसका स्लोप अगर m होगा तो इसका क्या होगा, सोच के देखो। अब इससे स्लोप को फील करना बता रहे हैं, इसका अगर m होगा तो इसका क्या होगा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो सोच नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। -m। ये बता देना इसका एंगल क्या होगा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका एंगल क्या होगा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर हम ये एंगल थीटा मान लें तो ये कितना होगा, क्या ये भी थीटा होगा। नहीं ऐसा नहीं होता, ये होता है ना अगर हम एंगल ऐसे मेजर करते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये एंगल होता है पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम एंगल ऐसे मेजर करते हैं तो वैल्यू तो सेम होती है, साइन का फर्क आता है या साइन नेगेटिव होता है तो इसका एंगल नेगेटिव होता है। अच्छा इसका हमें एंगल निकालना किससे, इसका हमें एंगल निकालना इससे ही है, इससे निकालना है। तो इसको हम या तो ऐसे निकालें या तो ऐसे निकालें, बट या फिर ऐसे निकालें, एक ही बात है, दोनों से आंसर वही आएगा। ठीक है, बेटर कौन सा है, क्या अच्छा लगा है, ये वाला निकाल लो, ये वाला। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, माइनस माइनस में होगा ना, ये एंगल इतना होगा। एक मिनट, ये होगा या फिर ये होगा, सर दूसरा वाला। दूसरा वाला। फिर से जब दूसरा क्यों होगा, जो लाइन का एंगल होता है वो विद एक्स एक्सिस होता है, मतलब विद एक्सिस मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ आते हैं, तो इधर ऐसे गए और इधर ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो इसका एंगल पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव होता है, इस वजह से इसका स्लोप अगर m है तो इसका माइनस m होगा। किसको नहीं आया बता देना, क्या कौन तो ऐसे घुमा के दिखाते हैं, तो ऐसे देख लो, क्या क्या मतलब, ये वाला
नहीं, इसको लगा सकते हैं, बट इतने छोटी सी बात के लिए इसको क्या लगाएं, ये बहुत महान महान रूल है ये, ठीक है, इसका छोटी सी बात के लिए नहीं लगाते। ऐसा ऐसा नहीं लगा नहीं सकते हैं, लगा सकते हो, ध्यान लगा के ये देखो, ये तो काम आता ही है, ये तो कहीं भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हमें स्लोप चाहिए, ये मान लिया मैंने, एक मिनट, इसका स्लोप तो m था ना, इसका m था, ठीक, ये थीटा होगा, ये चाहिए हमें, m नॉट हमें चाहिए, ठीक। अब क्या होगा, ये एंगल हमें चाहिए, क्या करेंगे, एरो यहाँ लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका स्लोप क्या है, 0, ठीक। टेन थीटा इक्वल कर दो, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू m माइनस 0 अपॉन 1 प्लस m इंटू 0, ठीक है। और इधर क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू 0 माइनस m नॉट अपॉन 1 प्लस 0 इंटू m नॉट, तो देख लो, 1 नीचे आएगा, ऊपर क्या आ गया, माइनस m नॉट इक्वल टू m, मतलब m नॉट इक्वल टू माइनस m, ये तो सारे क्वेश्चन कर देगा, ठीक है। बट छोटी सी बात के लिए इसको यूज नहीं करेंगे। फिर से एक बार देख लो, मैंने क्या बताया कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल माइनस थीटा होगा, इसका स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा होगा, इसका स्लोप क्या होगा, टेन माइनस थीटा होगा, और टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब अगर लाइन अगर ऐसे है, वर्टिकल है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल थे, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो लाइन अगर वर्टिकल है और इसका स्लोप अगर m है, मैंने बनाया नहीं, ये एंगल और ये एंगल सेम है, ठीक है। यहाँ भी ये एंगल और ये एंगल सेम है, इसका स्लोप अगर m होता है तो इसका ऑलवेज माइनस m होता है। चलो इसको प्रूफ करना, कैसे करेंगे, प्रूफ नोट नहीं कराएंगे, बस ऐसे ही बता दो कैसे करेंगे, बताना। ये अगर, हाँ इससे मत करना, ये महान रूल है, ठीक है, इससे मत करना, इसके बिना बताना आसान तरीके से। ये थीटा है, ये थीटा है, इसका स्लोप अगर m होगा तो इसका माइनस m कैसे हो गया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक। m इक्वल टू क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो m इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, अब किसको आ गया, मतलब कॉट थीटा, और m नॉट क्या होगा, टेन 90 प्लस थीटा, ये गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये होगा माइनस कॉट थीटा, इसका मतलब m नॉट इक्वल टू माइनस m, तो ये ऐसे इजी है, ठीक है। नेक्स्ट केस पे आते हैं। तो कहाँ से,
अभी शुरू का एप्लीकेशन बताएंगे, इसके बड़े अच्छे एप्लीकेशन होते हैं, पूरे मतलब एक एक दो पेज बन जाते हैं। वाई कोड के पैरेलल लाइन क्या होगी? अगर लाइन वाई कोड के पैरेलल है, मतलब जैसे ये वाई कोड एक्स ग्राफ तो आता ही है, ऐसे होता है, इसके पैरेलल मतलब कोई भी लाइन ऐसे हम अंदाज से खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये मान लो ये लाइन है पैरेलल टू वाई इक्वल टू एक्स, रफली ड्रॉ कर लिया मैंने, तो इसका स्लोप क्या होगा? 1, स्लोप इसका 1 होगा, ठीक है। लाइन पैरेलल टू वाई इक्वल टू एक्स है, अब इससे इक्वल स्लोप पर, इक्वल एंगल पर दो लाइन ड्रॉ की गई है, तो इसमें इसका स्लोप अगर m होता है, ये एंगल सेम है, तो इसका 1/m होता है। अब ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मतलब नॉर्मली नहीं हो पाएगा, और इसके लिए फिर मेरा रूल यूज करना पड़ेगा। मॉड से करेंगे तो दिक्कत करेगा। तो एक तो पहले ये केस, ये पहला पार्ट, ये एक y इक्वल टू माइनस एक्स वाला, नंबर सेकंड, अगर लाइन पैरेलल टू y इक्वल टू माइनस एक्स है, पैरेलल है, ये लाइन खुद y इक्वल टू माइनस एक्स, एक ही बात है, तो ये लाइन या तो y इक्वल टू माइनस एक्स है या उसके पैरेलल है, तो स्लोप क्या होता है? -1, ठीक है, पैरेलल टू y इक्वल टू माइनस एक्स। सेम फॉर्मूला यहाँ पे काम करता है कि अगर इसका स्लोप अगर m है, इसका 1/m होगा, इसका अगर -m है तो इसका क्या होगा? 1/-m, बस 1/, कर देना है, ठीक है। चलो बता, कोई एक केस, ये वाला केस कर लेते हैं, प्रूफ करना, इस वाले केस का प्रूफ करना कैसे होगा? बहुत ईजी है। पहले पार्ट का प्रूफ करना है, दूसरा ऐसे हो जाएगा। तो हो गया। इसका स्लोप अगर m है, हमें ये दिखा, इसमें 1 है, ये दिखाना है कि इसका स्लोप अगर m होगा तो इसका स्लोप मान लो m0 है, थीटा और थीटा सेम होगा, और वही एरो रूल लगाना बहुत काम का है। यहाँ हमने एरो लगा दिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो लगा दिया, ये रूल लगा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ लगा दिया, और tan थीटा को इक्वेट कर दिया। tan थीटा इज इक्वल टू, पहले वाले में क्या आएगा? m-1/1 + 1 × m,
मतलब m। दूसरे में क्या आएगा 1 माइनस एम नॉट अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एम नॉट। ठीक है, इससे m0 सॉल्व करना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देख लो आगे। अच्छा, बिना क्रॉस मल्टीप्लाई किए भी कर सकते हैं, एक तरीका और है बिना क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो क्या था एम नॉट को सॉल्व कर लें। ये ऐसे देख लो, इधर से इसको हम लिख सकते हैं, एम मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, ऊपर से हम बाहर निकालना और नीचे से हम बाहर निकालना और एम को काट देना, तो ये दिखाई देगा 1 माइनस 1 अपॉन एम अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन एम प्लस 1। ये दिखा दिया, ये मैंने कैसे किया। यस तो फिर दोनों को कंपेयर कर लें, ये देखना 1 माइनस एम नॉट की जगह पे 1 अपॉन एम है, या तो ऐसे कर लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल कर लें, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो ये जगह एम माइनस 1 प्लस एम नॉट इंटू एम माइनस एम नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस m0 प्लस m माइनस m इंटू m0। सबको एक साइड ले आते हैं, कुछ कट रहा है इसमें। चलो ये और ये कट जाएगा, m भी कट जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2 टाइम्स m0 m इज इक्वल टू 2, इसका मतलब m0 इक्वल टू 1 अपॉन m। फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नोट करना। थैंक यू सर।